नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की, जहां वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, आज कुल 10 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा समेत कुल 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में 19 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर कुल 17 करोड़ 70 लाख वोटर मतदान करने जा रहे हैं और इनमें से 8 करोड़ 97 लाख वोटर पुरुष, इसी के साथ ही 8 करोड़ 73 लाख महिलाएं जो हैं वो वोटर शामिल हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मध्य प्रदेश से राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से राजनीतिक विश्लेषक आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल से राजनीतिक विश्लेषक अरमान कबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही बिहार से हमारे संवाददाता शेख मकबूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले चर्चा मध्य प्रदेश की, क्योंकि आज चौथे चरण के साथ ही 8 सीटों पर मतदान मध्य प्रदेश में और इसी के साथ 29 सीटों का जो मतदान है वो पूरा हो जाएगा। सौरभ जी, मध्य प्रदेश की 8 सीटों का हाल क्या है? 5 सीटों की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी मजबूत है, लेकिन इंदौर में जहां नोटा का डर, वहीं खरगोन और रतलाम में कड़ी टक्कर। सौरभ जी, देखिए, जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां से संवाददाता लगातार खबरें दे रहे हैं। आपके संवाददाता जगह जगह तैनात हैं और खबरें उज्जैन से जैसे कि आई कुछ देर पहले, उन खबरों ने भी हैरान किया है। वहां पर मतदान कर्मी ने वोट की अपील कर दी और बड़ा बवाल मचा हुआ है। ऐसा बवाल मतदान के दिन नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर हम इंदौर की बात करें, इंदौर में सुमित्रा जी से बात की गई, ताई ने भी अपना वोट डाला, लेकिन जो नोटा का एक मसला इंदौर में चल रहा है, तो मसला कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित किया है और उसका असर क्या होगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल ऊहापोह की स्थिति है, जैसा कि पर्चा वापस ले लिया गया और उसके बाद में ये सोचा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये वॉकओवर हो गया है। तो वॉकओवर जैसी स्थिति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये मतदान के बाद ही हमें पता चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ जी, लेकिन जो स्थिति है 8 सीटों की अगर हम बात करें तो, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा कि रतलाम, खरगोन और इंदौर में जो मुकाबला है वो दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदौर में जो मुद्दे थे वो नोटा की, जब से कांग्रेस ने बात की है, विपक्ष ने बात की है, तब से जो मुद्दा है वो बदल गया और कहीं ना कहीं इंदौर की जो सीट है वो प्रभावित हो रही है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान जो है वो जारी है और आपको बता दें, शाजापुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, यहाँ पर जो है मतदान जारी है। 2019 की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इस बार आप क्या स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं आलोक जी? देखिए ऋषिका जी, आज हो रहा जो मतदान है उसमें सभी सीटें भाजपा के पास थी। विपक्ष के पास एक भी सीट नहीं थी, तो विपक्ष के पास कुछ अच्छा बेहतर करने का मौका है। रही बात भाजपा की, तो भाजपा के पास एक मौका है कि अपनी जो सीटें हैं उन सीटों को बचा ले। लेकिन इस बार का जो मतदान हो रहा है, देखिए मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बहुत कम हो रहा है, जबकि उम्मीद थी कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन वो मतदान का प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। इसके पीछे कई कारण है। एक तो जो भीषण गर्मी, दूसरा क्या है, मतदाताओं का राजनेताओं प्रत्याशियों के प्रति एक आक्रोश है, एक उनके प्रति उनकी जो उम्मीदें, उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे वो प्रत्याशी या पिछले नेता, उसके वजह से मतदाता वोट डालने नहीं जा रहा है। कुछ लोगों ने विरोध भी कर दिया है अपने अपने क्षेत्रों में कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। कि किसी ने कहा मेरी सड़क नहीं बनी, किसी ने कहा मैं 1 साल पहले आदेश हुआ था मधुमक्खियों को हटाने का, वो नहीं हुआ। तो किसी न किसी कारण से लोगों का रुझान चुनाव से हटा है। एक और सबसे बड़ा कारण निकल के आया है कि इस बार कई बार 1 2 3 4 5 मतलब प्रत्याशियों का ऐसे ऐसे बदलाव हुआ कि जिसकी कल्पना नहीं थी। तो वो कारण रहा कि समाजवादी पार्टी का विधायक
जो इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा से लड़ रहा है। इस बार का भाजपा का विधायक समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है लोकसभा का। तो जनता अपने को समझ नहीं पा रही है कि नेता और प्रत्याशी जब चाहे तब पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन मतदाता प्लस पार्टी का जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उससे चाहते हैं कि पार्टी के प्रति वफादारी। तो ये इस बार एक नया प्रयोग हो रहा है कि इस बार जनता भी शांत है, जनता भी अपना फैसला एंड टाइम पे सुनाना चाहती है। वो भी कह रही है कि जब आप नेता बदल सकते हैं, प्रत्याशी बदल सकते हैं, पार्टियां बदल सकती हैं, तो हम जनता क्यों नहीं बदल सकते हैं। तो ये अभी तक की जो 3 चरण हुए हैं, उसमें भी जो माहौल बन के आया है कि प्रत्याशी हो या पार्टी समझ नहीं पा रही है कि जो कि वोट मतदाता ने किस पार्टी को दिया है। सभी दावे अपने अपने कर रहे हैं कि हम बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो जनता ने इस बार बहुत साइलेंट वोटिंग की है और इसका खामियाजा किस पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव में हम स्थितियां देख रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर जनता जो है वो चुनाव के लिए अपना नेता जो चुनती है, अपना सांसद चुनती है कि उनके क्षेत्र का भी विकास हो, देश के विकास के साथ साथ। लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर्स जो इस बार कमाल दिखाने वाले हैं, वो तो 4 जून को ही नतीजे पता चल पाएंगे। हमारे साथ अरमान कबीर पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। अरमान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण में बहरामपुर, कृष्णानगर, रानाघाट, वर्धमान पूर्व और वर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम सीट पर वोटिंग जो है वो जारी है। इन सीटों पर इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर बहरामपुर सीट को हम छोड़ दें तो बाकी जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर। देखिए, ये सारी सीटों में ना, इसमें जो 4 सीटें हैं ना, इसमें बरहमपुर, कृष्णानगर, आसनसोल और बर्धमान दुर्गापुर की जो सीट है, यहाँ पे हेवी वेट लीडर्स खड़े हैं। सबकी नजर इन सभी लोकसभा पर है, लेकिन पूरी इंडिया की नजर इन पर है, क्योंकि बरहमपुर से अधीर रंजन चौधरी जी की साथ दांव पे लगी हुई है, क्योंकि वहां पर यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है। और पिछले बार जहां अधीर रंजन चौधरी 2 लाख 2.5 लाख वोटों से पहले जीतते थे, 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने उनकी जीत का आंकड़ा 80,000 पे लाकर छोड़ दिया था। और यहीं पर अगर कृष्णानगर की बात करेंगे तो पिछले बार महुआ मोइत्रा वहां पे 65,000 वोट से ही वहां जीत हासिल की थी। क्योंकि उनके साथ इस बार उनका सस्पेंशन हुआ, ठीक है, उसके बाद इस बार जो है थोड़ा सा सिंपैथी वोट उनको मिलने की चांसेस है, क्योंकि वो हर जगह पे वो जो उनका सस्पेंशन हुआ उसको मुद्दा बना करके भी यहाँ पे लोगों ने उनके साथ सिंपैथी हुआ कि एक महिला के साथ वहां के मतलब संसद में ऐसा उनके साथ व्यवहार किया गया, ये ठीक नहीं था। अब इंटरेस्टिंग है आसनसोल की सीट, सबसे इंटरेस्टिंग सीट है आसनसोल की सीट, जहां पे शत्रुघ्न सिन्हा जी और एसएस अहलूवालिया जी खड़े हैं। एसएस अहलूवालिया जी पहले बर्धमान दुर्गापुर से खड़े थे पिछले बार, और बर्धमान दुर्गापुर में पिछले बार जीत का अंतर जो है वो सिर्फ 2,500 वोटों का रहा था भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एसएस अहलूवालिया जी को कन्वर्ट करके उनको बर्धमान दुर्गापुर यहाँ आसनसोल में भेज दिया। और बर्धमान दुर्गापुर में जो अटपटे ग्राम के बारे में जाने जाते हैं दिलीप घोष जी खड़े हैं। तो इस बार जो है ना भारतीय, इसमें से आसनसोल का एक ऐसा सीट है जहां पे बांग्ला भाषी, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया पड़ता है बिहार से, बांग्ला भाषी वोटर्स बहुत ज्यादा है वहां पे, हिंदी भाषी वोटर्स बहुत ज्यादा है। और 2019 में जहां पर बाबुल सुप्रियो 6,33,000 वोट, 6,33,000 से ज्यादा वोट हासिल किया था उन्होंने, जब वो इस्तीफा दे देते हैं और वहां पे जब बाइपोल होता है तो सेम वही वोट शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ जो है जो कि कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे तृणमूल कांग्रेस की जीत होती है। तो इस बार मुकाबला बहुत टक्कर का है। और प्रधानमंत्री जी कल ही जो है कि यहाँ पर मतलब संदेश थाली का मुद्दा फिर से उठा करके गए हैं, लेकिन संदेश थाली का मुद्दा को भेजने में तृणमूल कांग्रेस सक्षम दिख रही है वीडियो के जरिए से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरमान कबीर, क्योंकि हम लगातार पश्चिम बंगाल में जो देख रहे हैं संदेश खाली जो एक मुकाबला बहुत ही कांटे का हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुकाबला कांटे का तो है ही, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा अगर एक सीट को हम छोड़ दें यहाँ पर बहरामपुर की, तो बाकी जो सीटें यहाँ पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं संदेश खाली का जो मुद्दा है वो बार बार उठाया जा रहा है। बहरामपुर की सीट भी, एक मिनट ऋषिका जी, बहरामपुर की सीट भी बहुत कांटे की टक्कर है। ठीक है अरमान जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ठीक है अरमान जी, आप बिहार से हमारे साथ शेख मकबूल जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। शेख मकबूल जी,
बिहार की अगर हम बात करें तो जिन सीटों पर मुकाबला हम देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि मतदान जो है वो जारी है, वर्तमान में सीटों पर क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ क्या स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दे ही बिहार में हम देख पा रहे हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दा भी है जो मजदूरों के पलायन की है और बेरोजगारी की है, शिक्षा की है। इस मुद्दों पे यहाँ पे जो है बिहार में लगभग जो देखी जा रही है कि जो बिहार में वोटिंग हो रही है, तो ये मुद्दा है। यहाँ जो बिहार का जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है। बाकी जो है यहाँ के जो वोटर हैं वो बिल्कुल मतलब चुपकी से चुपचाप से ऐसे वोट डाले हैं जैसे पता भी नहीं लग रहा है किसी को कि आखिर क्या है। लेकिन जो उसका मतलब है वो ये है कि जो यहाँ की मुद्दा है बेरोजगारी की, यानी जो मुद्दा मेन बिहार में हम देख पा रहे हैं वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो जनता है वो अपने मत का प्रयोग कर रही है। लेकिन शेख मकबूल, यहाँ पर अगर हम मोदी की गारंटी की बात करें विकास को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर ही जो चुनाव है हम 4 चरण अभी तक देख पाए हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे ही यहाँ पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, मोदी की गारंटी कितना नजर आ रही है बिहार में? देखिए, मोदी की गारंटी तो जितना पिछले बार दिख रही थी उतना नहीं है इस बार। बिहार के सिर्फ बिहार में माना जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस भी जो है उसको टक्कर दे रहे हैं। ठीक है शेख मकबूल जी। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब क्योंकि 3 सीटों पर हम जो दिलचस्प स्थिति देख पा रहे थे, इंदौर, खरगोन और रतलाम, इसके साथ साथ अगर मैं धार की भी बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खरगोन पहुंचे तो आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास भी उन्होंने किया, क्योंकि आदिवासी वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर हमेशा से हमने देखा है कि कांग्रेस के खाते में रहे हैं, तो यहाँ पर आदिवासी वोटरों को भी साधने का प्रयास, इसके साथ धार का मुद्दा भी उठाया गया। और कहीं ना कहीं धार की जो स्थिति है, जो हमने सर्वे किया है, वो हम ये देख पा रहे हैं कि धार में जो भोजशाला का मुद्दा है वो मुद्दा बन गया है। स्थानीय मुद्दों से ज्यादा जो भोजशाला है उस पर जनता ध्यान दे रही है। क्या कुछ स्थिति इन सीटों पर? ऋषिका, इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का वोटर क्या सोचता है, मध्य प्रदेश के वोटर के मन में क्या है, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का वोटर 3 तरह का है जो मैंने मध्य प्रदेश के वोटर्स के अंदर देखा। पहला वोटर वो केवल भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है, उसको कोई भी खबर देखने मिल जाए, कोई भी मुद्दा मिल जाए, कोई भी समस्या हो, लेकिन उसका वोट भारतीय जनता पार्टी पर ही जाएगा। दूसरा वोटर जो है वो भले ही कितनी ही समस्या में पीड़ित हो, कुछ भी हो, उसकी बीजेपी ने कुछ किया हो, कभी बेहतर काम किया हो या कांग्रेस ने कितना बेहतर काम किया, उसका वोट कांग्रेस को ही जाएगा। ये 2 प्रकार के वोटर हैं, ये पारंपरिक वोटर हैं। और तीसरा वोटर वो वोटर होता है जो इधर से उधर और इधर से इधर पाला बदल लेता है, स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, लहर को देखते हुए, हालात को देखते हुए या फिर मुद्दों को देखते हुए। और जो तीसरे प्रकार का वोटर है वो इस चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पलटी मारा है। मैं उसमें से कुछ प्रतिशत वोटर तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा पलटी मारा है। देखिए, विधानसभा चुनाव में जो स्वैप करने वाला वोटर होता है उस वोटर ने क्यों वोट दिया भारतीय जनता को, इस प्रकार का क्यों जनमत सुनाया, वहां कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का फैक्टर रहा है, पैसों ने अपना काम दिखाया है और वो इस समय फैक्टर मुझे लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर तौर पर अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है। आप देखिए, उज्जैन में कांग्रेस ने शिप्रा का मुद्दा क्यों उठाया? धार्मिक मुद्दा है, धर्म से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं अगर बात करें तो पहले गंगा का मुद्दा भी उठ चुका है। सबको मालूम है गंगा का मुद्दा कब से चला आ रहा है। सन 86 से गंगा का मुद्दा चला आ रहा है। गंगा साफ हो गई क्या? नहीं हुई। कितने प्रयास हुए, धरातल पर क्या स्थिति है, हमें सबको मालूम है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा होता है। शिप्रा का मुद्दा पहली बार उठा है, कितना असर दिखाएगा ये देखने वाली बात होगी।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीक वादा है किया सौरभ गया जी, है आपसे जानना कि इस चाहेंगे दिशा में धार्मिक काम मुद्दे तो करेंगे। यहाँ पर उठाए ही जा रहे हैं और जिस तरह से वोटर्स को लेकर आपने बताया कि 3 तरह के वोटर्स, हालांकि मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जो सीटों का दावा 29 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं वो साकार होता हुआ अब हम इन स्थितियों से देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी की बात की जा रही है, मैं सांसदों की भूमिकाएं आपसे जानना चाहूंगी। जो सांसद प्रतिनिधि है उनकी भूमिका क्या कुछ रही है, क्योंकि मोदी फेस पर हम देख रहे हैं मोदी मैजिक को लेकर बात की जाती है, मोदी गारंटी को लेकर बात की जाती है, लेकिन जब हम स्थानीय तौर पर हम देखते हैं तो सांसदों की जो सांसद प्रतिनिधि है उनकी भूमिका आप क्या देख पा रहे हैं? हमारे साथ स्क्रीन पर शेख मकबूल जी जुड़े हुए हैं बिहार से। तो शेख साहब, आपको पता है जो मोदी की गारंटी के विरोध में विपक्षी दल क्या कह रहे हैं? वो इसे चाइनीज गारंटी बता रहे हैं। पहले ऐसा नहीं बताया जाता था। मैं आपको बताऊं कि पहले मोदी का एक ऐसा जादू बरकरार था कि अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, हमने जनता कर्फ्यू के वक्त देखा है कोरोना काल में कि मोदी जी ने आह्वान मात्र कर दिया तो आम जन भी घरों से बाहर नहीं निकला, कोई रोक नहीं थी, लेकिन नहीं निकला, लोगों ने मोदी जी की बात मानी। लेकिन वहीं अब कुछ अटपटे से मोदी जी के बयान आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोदी जी का बयान आया कि आप 15-15, 20-20 लोगों के झुंड में जाइए और भारत माता की जय और लोकतंत्र की जय की नारेबाजी करते हुए वोट डालने के लिए जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव हुए, मतदान हुआ, कोई कार्यकर्ता इस तरह नारेबाजी करता हुआ नहीं गया। चाहे बात चुनाव आचार संहिता की हो, चाहे नियमों के दायरे में बंधे रहने की हो, तो एक संदेश ये भी गया कि क्या अब आह्वान का असर होना बंद हो गया है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को नहीं मालूम था कि लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन, वोटिंग के दिन नारेबाजी करने की मनाही होती है। सब कुछ प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें सब कुछ पता होगा। ठीक है सौरभ जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार मोदी की गारंटी की हम बात कर रहे हैं, मोदी मैजिक जो है वो कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है। आलोक त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 13 सीटों की क्योंकि अब मतदान जो है वो जारी है, शाम 6 बजे तक रहेगा। उसके बाद जो स्थिति है, जो मत प्रतिशत को लेकर आप बात कर रहे थे, वो साफ हो पाएगी। लेकिन कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा के वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक आमने सामने है, इस बार जो कन्नौज सीट है यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफी अहम माना जा रहा है। क्या कुछ स्थिति कन्नौज सीट पर देख रहे हैं आलोक जी? जी रिश्का जी, देखिए, जब तक अखिलेश जी ने कन्नौज से नामांकन नहीं किया था या अपने पत्ते नहीं खोले थे, तब तक तो जो सुब्रत पाठक जी थे उनकी सीट एक क्लियर निकली नजर आ रही थी। लेकिन एन टाइम पे जब अखिलेश जी ने वहां नामांकन कर दिया तो अब वहां पे स्थिति बदल गई है। अब इतना आसान नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का वहां पे विजय रथ को आगे बढ़ाना या तीसरी बार जीतना। तो चूंकि अब कन्नौज अखिलेश लड़ने से कन्नौज से साथ साथ मैनपुरी, इटावा, कानपुर देहात, वो आसपास के जो क्षेत्र हैं, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, वो सब चीजें लगी हुई हैं और वो एक समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है इटावा और ये आपकी कन्नौज। तो इतना आसान नहीं है कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला कर लेना भारतीय जनता पार्टी का। 2 बार से जरूर वो सांसद रहे हैं वहां पे। तो इस बार स्थिति बहुत ही टफ है और कांटे का मुकाबला है यूपी के अंदर। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप देखिए इधर जो चुनाव हो रहा है उसमें मोदी के मैजिक का चुनाव चल रहा है और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री जी जनसभाओं में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप जिसको वोट देंगे वो वोट मेरे को मिलेगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आप मुझको वोट दीजिए, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं ये अंदर खाने से एक मैसेज चला गया है कि जनता में रोष है नेताओं को लेकर के, और खासकर जो वर्तमान सांसद हैं उनको कार्यों को लेकर के रोष है। पहले तो जो चर्चाएं चल रही थी कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के टिकट कटेंगे, लेकिन टिकट नहीं कट करके उनको ही दिया गया कि एक बार वो विद्रोह को रोकने के लिए। लेकिन जनता का जो विद्रोह है उसको कैसे शांत किया जाए, उसी लिए ये मैसेज किया जा रहा है कि आपका वोट उस प्रत्याशी को नहीं हमको मिलेगा, यानी कि मोदी को मिलेगा, और मोदी मजबूत तो देश मजबूत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो हम स्थिति देख रहे हैं, मोदी गारंटी, मोदी जी जो विकास कर रहे हैं देश में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो सांसद प्रतिनिधि है वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं, अब की बार 400 पार, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो मोदी की गारंटी है वही हम देख पा रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है ये 4 तारीख को ही साफ हो पाएगा। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ अरमान जी भी बने हुए हैं। अरमान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
जिन सीटों के बारे में हमने बात की, बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, कांटे की टक्कर हम देख सकते हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ही ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संदेश खाली का मुद्दा उठाया, जिसका असर हमने आज कई जगहों पर देखा है अरमान जी, जहां पर हम देख रहे हैं महिलाओं ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं को कुछ जगह पर झड़प हुई है महिलाओं और उनके बीच में। आपने भी सुना होगा, वहां पर भी महिलाएं जो है उन्होंने संदेश खाली का मुद्दा लेकर नारेबाजी की। तो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी, आपको लग रहा है क्या कि मोदी की गारंटी पश्चिम बंगाल पर असर कर रही है, या फिर जो मुद्दा कल उन्होंने उठाया है वो कितना असर करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में ना वीडियो की राजनीति बहुत पुरानी हो चली है। वीडियोस, अब इससे पहले भी आपने देखा होगा, नारदा कांड का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें तृणमूल कांग्रेस और वर्तमान अभी शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसे लीडर्स जो हैं, बहुत सारे लोग भी उसमें काउंटेड हुए थे। ठीक है, तो संदेश खाली का मामला तो प्रधानमंत्री और वहां के लोगों ने बहुत जोर शोर से उठाया, लेकिन ये जो एक वीडियो जो जारी किया गया है ना, इसमें लोगों में असमंजस की स्थिति आ गई। ये वहां के जो मंडल अधिकारी है, मंडल जो कर्मी है, उनका स्टेटमेंट आता है कि हमने पैसे दे दे करके झूठे आरोप लगवाए हैं, और उसके बाद वहां की महिलाओं का सामने आकर ये कहना कि हमारा तो मामला कुछ और था, लेकिन हमारा केस कुछ और दर्ज किया गया है, हम अपनी एफआईआर को वापस लेने के लिए तैयार है या वापस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए, यहाँ अगर ये बंगाल जो है ना, अगर प्रधानमंत्री मोदी की सुनती है तो उससे कहीं ज्यादा ममता बनर्जी की भी सुनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ममता दीदी की बोलती है जी। बिल्कुल, ममता बनर्जी की भी बोलती है। अच्छा, कल ममता बनर्जी ने, अच्छा, एक आरोप और यहाँ के राज्यपाल के ऊपर लगा हुआ है महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का, जिसका एक मतलब सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ से राजभवन की तरफ से जो है तो सामने आया और पब्लिश किया गया। तो स्थिति जो है ना, जो वोटर्स है ना, संदेश खाली का जो मुद्दा है, इसको वोट का मुद्दा नहीं बनने देने की पूरी कोशिश यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस किए जा रही है। ठीक है अरमान जी, कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा प्रधानमंत्री की ओर से उठाया जा रहा है, इसको लेकर टीएमसी जो है वो कर तो रही है, अब प्रयास काफी किए जा रहे हैं कि ये मुद्दा ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं अब चौथे चरण में जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि अचानक की स्थिति सामने आई जहां पर महिला और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो जाती है और फिर संदेश खाली मुद्दे को लेकर नारेबाजी करना, देखना होगा कि कितना जनता के मन पर इसने इम्पैक्ट डाला है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो दिलचस्प मुकाबला, कड़ाके की टक्कर हम इन सीटों पर देख पा रहे हैं। शेख मकबूल, जिन 5 सीटों पर बिहार में मतदान है, उनमें मत प्रतिशत को लेकर क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं, साथ ही महिला वोटर्स को लेकर, क्योंकि पिछली बार हमने देखा बढ़ चढ़ के महिला वोटर्स ने जो है भागीदारी ली थी, लेकिन इस बार क्या स्थिति है? लगभग जो है स्थिति सेम ही चल रही है। अभी भी वोटरों पे काफी उत्साह है। ठीक है शेख मकबूल, यानी कहीं ना कहीं बिहार की जो 5 सीटें हैं वहां पर हम उत्साह वोटर्स में देख पा रहे हैं, लोग जो है वो घर से निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी आंकड़े आने बाकी हैं और देखना होगा कि शाम 6 बजे तक कितने जो मतदान प्रतिशत है वो निकलकर सामने आता है। क्या जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण था उसको बीट कर पाएगा आज चौथे चरण का जो मतदान प्रतिशत है वो? आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको लगातार मतदान की भी दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग जो है वो घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और आज चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान जो है वो जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। देखना होगा कि क्या कुछ स्थिति आज शाम 6 बजे तक जो आंकड़े हैं वो बता पाते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अब बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।